गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम जीवाणु और लेसन संख्या 14। जीवाणु में सबसे पहले हम बात करेंगे जीवाणु की डेफिनेशन की। वे कार्बनिक यौगिक जो जीव जंतु वे पेड़ पौधों के वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होते हैं जीवाणु कहलाते हैं। बहुत सारे जीवाणु होते हैं, जैसे हम कहें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल आदि। जितने भी जीवाणु हैं, इन जीवाणुओं का एनिमल्स और प्लांट्स के लिए होना बहुत ही आवश्यक है। इन्हीं जीवाणुओं के द्वारा एनिमल्स और प्लांट्स अपनी वृद्धि और विकास करते हैं। यदि किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर किसी भी जीवाणु की कमी हो जाए तो एनिमल्स और प्लांट्स अपनी वृद्धि और विकास नहीं कर पाते, जिस कारण एनिमल्स और प्लांट्स रोगग्रस्त भी हो सकते हैं। इसलिए अपने शरीर की वृद्धि और विकास करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की या कह सकते हैं जीवाणुओं की आवश्यकता होती है। तो जीवाणुओं में सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। इसमें हम कार्बोहाइड्रेट की दो परिभाषाएं पढ़ेंगे, लेकिन दोनों परिभाषाओं में से जो पहली परिभाषा पढ़ेंगे उस परिभाषा को अमान्य किया गया था। अमान्य क्यों किया गया था उसका भी रीज़न आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा होती है कि कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक जिनमें HVO का अनुपात 2:1 होता है उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो सभी कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, तथा उन यौगिकों में जिनमें HVO का अनुपात 2:1 होता है उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का शाब्दिक अर्थ कार्बन के हाइड्रेट होता है, जिनका सामान्य सूत्र C6H2O का होल Y होता है। एग्जाम्पल के रूप में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट दिए हुए हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है कि ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, या लिख सकते हैं हम इसके आधार पर लिख सकते हैं इसको C6H2O का होल 6। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कार्बोहाइड्रेट के, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, फॉर्मूला होता है C12H22O11 या C12H2O का होल 11। इसके अलावा स्टार्च, सेलोज, ग्लाइकोजन, फॉर्मूला होता है C6H10O5 या C6H2O का होल 5। ये बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हमने आपको बताए। इन सभी कार्बोहाइड्रेट्स का एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें से कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो एनिमल्स के अंदर होते हैं लेकिन प्लांट्स के अंदर नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो प्लांट्स के अंदर होते हैं लेकिन एनिमल्स के अंदर नहीं होते। तो यानी कहने का अर्थ है कि इन कार्बोहाइड्रेटों का एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर, दोनों के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें ऐसी पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे हमें भरपूर मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो। जैसे हम कह सकते हैं ग्लूकोज का एनिमल्स के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा मानव प्रजाति के लोगों में ग्लूकोज का होना ज़रूरी है। इस ग्लूकोज के द्वारा ही हमारी सेल्स को, हमारी बॉडी को एनर्जी प्राप्त होती है, जिस कारण हमारी सेल्स, हमारी बॉडी वर्क करती है। यदि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है, हमारी सेल्स, हमारी बॉडी वर्क नहीं कर पाती। यदि ग्लूकोज बॉडी के अंदर अधिक मात्रा में हो जाए तब भी हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। ये आप जानते हैं, आपने कभी पढ़ा होगा कि जैसे ही ग्लूकोज का लेवल हमारी सेल्स के अंदर बढ़ता है, हमारी बॉडी के अंदर इसकी मात्रा बढ़ती है तो हमें डायबिटीज़ हो जाता है। और डायबिटीज़ एक डिजीज़ है जो हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर देती है। यानी कि हमारे से बॉडी से ग्लूकोज जो है अधिक मात्रा में शरीर से बाहर, मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, उसी को डायबिटीज़ कहते हैं।
और इसे ही ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर संचित हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, जो बाद में हमें एनर्जी प्रदान करता है। और उसी प्रकार प्लांट्स के अंदर भी स्टार्च के रूप में जो है ग्लूकोज जो है संचित हो जाता है, जो बाद में प्लांट्स की सेल्स को एनर्जी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, दोनों के लिए जो है आवश्यक होता है। उपरोक्त जो हमने परिभाषा पढ़ी है, कार्बोहाइड्रेट परिभाषा को अमान्य कर दिया गया था। अमान्य करने का कारण थे, इसमें दो कारण हैं। पहला जो कारण है वो है कि रेमनोज, जिसका फॉर्मूला C6H12O5 होता है, एक कार्बोहाइड्रेट है, परंतु इसमें HVO का अनुपात 2:1 नहीं होता। दूसरा रीज़न है कि CH3CHH यानी कि एसिटिक एसिड में HVO का अनुपात 2:1 होता है, परंतु ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। दोनों समझने वाले पॉइंट हैं कि इस परिभाषा को अमान्य करने का क्या कारण था। मैंने दो कारण बताए। पहला कारण बताया कि रेमिनोज कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन इस परिभाषा के अनुसार इसमें HVO का अनुपात 2:1 नहीं होता। परिभाषा के अनुसार अनुपात HVO का अनुपात 2:1 होना चाहिए, लेकिन रेमिनोज में ऐसा नहीं होता। लेकिन एसिटिक अम्ल जो एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन उसके अंदर एसिटिक अम्ल के अंदर HVO का अनुपात 2:1 होता है। इसी रीज़न के कारण ही इस कारण ही इस उपरोक्त परिभाषा को अमान्य किया गया। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट की एक नई परिभाषा बनाई गई, जिसे हम आधुनिक परिभाषा कहते हैं, और एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर इसी परिभाषा को लिखा जाता है, आधुनिक परिभाषा को लिखा जाता है। यदि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को पूछता है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट की आधुनिक डेफिनेशन को लिखना है। हम डेफिनेशन बताते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन, यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप में, एल्डिहाइड तथा कीटोन। मैं पहले पूरी परिभाषा एक बार बोल देता हूँ कि एल्डिहाइड तथा कीटोन के पॉलीहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जो ध्रुवण घूर्णक होते हैं या जिनके जल अपघटन से ऐसे पदार्थ प्राप्त होते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ इसमें होता क्या है कि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड ग्लूकोज में पाया जाता है, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, और फ्रैक्टोज में कार्बन नंबर 2 पर कीटोनिक समूह प्रेजेंट होता है, जिस कारण हमने परिभाषा में एल्डिहाइड कीटोन को जोड़ा। लेकिन जो पहले परिभाषा दी गई थी उसके अंदर इस प्रकार के किसी फंक्शनल ग्रुप को नहीं जोड़ा गया था, तो इसलिए हमने इसमें कि दोनों एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाए जाते हैं। एक ग्लूकोज के अंदर होता है और कीटोनिक फ्रैक्टोज के अंदर होता है, जिस कारण परिभाषा में इनको हमने लिखा। उसके बाद लिखा है कि पॉलीहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे वो फ्रैक्टोज हो, इनके अंदर बहुत सारे OH समूह पाए जाते हैं, जिस कारण से पॉलीहाइड्रोक्सी कहा गया। जो ध्रुवण घूर्णक होते हैं, ध्रुवण घूर्णक के कारण ही हम इन्हें प्लस और आवेश का जो है चार्ज दिया जाता है, या जिनके जल अपघटन से ऐसे पदार्थ प्राप्त हों, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की। कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाएगा। एक पहला भौतिक गुणों के आधार पर जो दो प्रकार से होगा, एक शर्करा और दूसरा अशर्करा, और सेकंड होता है जल अपघटन के आधार पर। ये 3 प्रकार के हो जाएंगे, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्गीकरण में भौतिक गुणों के आधार पर। इस आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, शर्करा और अशर्करा। तो नंबर 1 पढ़ेंगे हम शर्करा। ये कार्बोहाइड्रेट क्रिस्टलीय होंगे, जल के अंदर घोलने पर आसानी से विलय हो जाते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, इसलिए इन्हें शर्करा कहते हैं। एग्जाम्पल ग्लूकोज, सुक्रोज। ग्लूकोज मीठा होता है और सुक्रोज भी मीठा होता है। इसके बाद नंबर 2 है अशर्करा। अशर्करा ये कार्बोहाइड्रेट क्रिस्टलीय होंगे, यदि जल में घोला जाए तो अविलय होते हैं और स्वादहीन होते हैं, इनका किसी प्रकार का स्वाद नहीं होता, इसलिए इन्हें अशर्करा कहा जाता है। जैसे स्टार्च सेलोज प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। स्टार्च प्लांट्स के अंदर संचित भोज्य खाद्य पदार्थ होता है, जिससे प्लांट्स की सेल्स अपनी एनर्जी बनाते हैं। नंबर 2 है जल अपघटन के आधार पर। इस आधार पर 3 प्रकार के हो जाएंगे। नंबर 1 होगा मोनोसैकेराइड,
इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जल में विलय होते हैं, परंतु इनका जल अपघटन नहीं होता। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+ON होता है तथा इनमें कार्बन की संख्या 3 से 7 तक होती है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर 3 से 7 तक की कार्बन संख्या होगी। 3 कार्बन वाली श्रृंखला को हम ट्रायोज कहेंगे, 4 कार्बन वाली श्रृंखला को टेट्रोज कहा जाता है, 5 कार्बन वाली श्रृंखला को पेंटोज, 6 कार्बन वाली श्रृंखला को हेक्सोज और 7 वाली को हेप्टोज कहा जाएगा। इसके बाद नंबर 2 होगा ओलिगोसैकेराइड। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ बनती हैं उन्हें ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। यदि किसी भी ओलिगोसैकेराइड के जल अपघटन से 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त हों तो उन्हें डाइसैकेराइड कहा जाता है। 3 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त हों तो उन्हें ट्राइसैकेराइड कहेंगे। यदि 4 इकाइयाँ प्राप्त हों तो उन्हें टेट्रासैकेराइड कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे सुक्रोज, जब सुक्रोज का जल अपघटन कराया जाता है तो 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, इसलिए सुक्रोज को डाइसैकेराइड कहते हैं। हम समीकरण देख सकते हैं, यहाँ पर सुक्रोज है, इसका जल अपघटन करवाने पर 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त हुई, पहली ग्लूकोज और दूसरी फ्रैक्टोज। तो सुक्रोज के जल अपघटन से 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होने के कारण सुक्रोज को डाइसैकेराइड कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पॉलीसैकेराइड। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनसे बहुत सारी मोनोसैकेराइड इकाइयाँ बनती हैं उन्हें पॉलीसैकेराइड कहते हैं। यानी कि 10 से भी अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त हो जाएं तो उन्हें पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। समीकरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर ये पॉलीसैकेराइड, इसका जल अपघटन कराया तो हमें बहुत सारे ग्लूकोज या फ्रैक्टोज के मोनोसैकेराइड प्राप्त हो जाते हैं, जिस कारण पॉलीसैकेराइड इसे कहा जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा नोट दिया हुआ है और नोट जो है ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के लिए दिया गया है। यहाँ नंबर 1 जो है वो ओलिगोसैकेराइड के लिए है और इसमें कहा गया है कि जितने भी ओलिगोसैकेराइड होते हैं वो जल में विलय हो जाते हैं तथा इनका जल अपघटन भी आसानी से हो जाता है, इसलिए हम इन्हें शर्करा कहते हैं। यानी कि ओलिगोसैकेराइड के जो गुण हैं वो शर्करा के समान होते हैं, इसलिए हम इन्हें शर्करा भी बोल सकते हैं। नंबर 2 है जो पॉलीसैकेराइड के लिए है, इसमें कहा गया है कि जितने भी पॉलीसैकेराइड हैं वो जल में अविलय होते हैं तथा ये अक्रिस्टलीय प्रकृति के भी होते हैं, इसलिए हम इन्हें अशर्करा कहते हैं। यानी कि आप लोग पॉलीसैकेराइड को अशर्करा भी कह सकते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक इस वीडियो का ग्लूकोज। हम ग्लूकोज का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम ग्लूकोज को किस प्रकार से बनाते हैं उसकी भी स्टडी करेंगे, लेकिन बनाने की जो स्टडी है, विधियाँ है, उसका अध्ययन हम कल करेंगे। लेकिन आज हम केवल ग्लूकोज क्या थोड़ा सा है उसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें कि ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज कहते हैं, इसे एल्डोहेक्सोज भी कहा जाता है या हम इसे अंगूर शर्करा भी कहते हैं। ये मीठा होता है स्वाद में ग्लूकोज, तो मीठा होने के कारण इसे हम अंगूर शर्करा कहते हैं। यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला देखें ग्लूकोज का, तो यहाँ पर ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु है, तो हमने यहाँ पर 6 कार्बन परमाणु दिखा दिए। यहाँ पर नंबर 1 पर एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है तो हमने एल्डिहाइड समूह दिखा दिया। यहाँ पर इधर H OH H H और यहाँ पर इधर OH H OH OH और OH जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हम इसको इस प्रकार सूत्र के रूप में लिख सकते हैं कि CHO एल्डिहाइड नंबर 1 पर है, फिर CHOH का होल 4 CH2OH, या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि C6H12O6। तो लास्ट का वीडियो ग्लूकोज का था जो हमने पढ़ा, और कल के वीडियो में हम ग्लूकोज बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे और ग्लूकोज की बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं हम उनका भी अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही और कल के वीडियो में कुछ नया पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद।